फूलती और परवान चढ़ती हैं। संस्कृत के ज़वाल के बाद 500 क़ब्ल मसीह से प्राकृतों का ज़हूर होता है। प्राकृत दर हकीकत एक ऐसी ज़बान थी जो संस्कृत ज़बान में तब्दीली के नतीजे में फितरी तौर पर ज़हूर पजीर हुई थी। ये एक सहल और सादा ज़ुबान थी सहल और सादा ज़ुबान थी, इसीलिए अवाम में इसे बेहद मकबूलियत हासिल हुई और ये बहुत जल्द आम बोलचाल की ज़ुबान बन गई, जबकि संस्कृत ख्वास और तबक़े अशराफ की ज़ुबान बन चुकी थी। संस्कृत को मजहबी तखद्दुस भी हासिल हो गया था और ये आम लोगों से ज़्यादा पंडितों और ये पुरोहितों के तसरुफ में आ चुकी थी। तसर्रुफ इलावा में। अज तसर्रुफ में आ चुकी थी। इलावा ज़ै समाज के आला तबके इलावा की इस अजी, पर इलावा अजी। इलावा इलावा अजी समाज के आला तबके की इस पर इजारादारी भी कायम हो चुकी थी और समाज के दबे कुचले और इत्मीनान से पढ़िए। हमें जब हमने कहा कि हम पढ़ाएंगे ऐसा, फिर कोई दूसरा नहीं पढ़ाएगा इस तरह। इजारिया नहीं, इजारादारी भी कायम हो चुकी थी। इजारादारी भी कायम हो चुकी थी और समाज के दबे कुचले और निचले तबके के लोग के लिए ये ममनून करार दे दी गई थी। इस बात का अंदाजा हमें इस दौर के संस्कृत ड्रामों से होता है, जिनमें आला तबके और निचली जात से ताल्लुक रखने वाले किरदार संस्कृत में कलाम करते हैं और नीची जात के किरदार प्राकृत बोलते हैं। ये बात काबिल जिक्र है कि प्राकृत कोई इलाहदा जबान ना थी, बल्कि संस्कृत की ही बदली हुई शक्ल थी। बल्कि अगर ये कहा जाए तो बेजाना होगा कि ये संस्कृत की ही कोख से पैदा हुई थी। लिसानियात का ये आम उसूल है कि जब एक जबान मरने लगती है तो इसके बातिन से बस। जी और ये जहाँ से आपने पढ़ा ना लिसानियात, यहाँ से फिर पढ़ाएंगे। तो आपको हमने कल समझा दिया था एक एक लफ्ज करके, और अब सबने समझ भी लिया था कि सबसे कदीम ज़माने में कौन सी ज़ुबान राइज थी? संस्कृत। ठीक है। दूसरी बात आपको समझाया था मैंने कि संस्कृत जब ज़ुबान अपने असली मरकज से फैली और आगे के तरफ बढ़ी तो कितने हिस्सों में तकसीम हुई थी वो? 3 हिस्सों तीन में तकसीम हो गई थी। ठीक है। फिर बात ये आई थी कि उसमें कौन सबसे अहम ज़ुबान है, कौन किसको आर्य हकारत नज़र से देखते हैं, तो प्राच्या, उदेच्या और मध्यदेश। ठीक है। ये 3 ज़ुबानें थी। तो इसमें प्राच्या को क्या दर्जा हासिल था और उदेच्या को क्या दर्जा हासिल था, बताइए। कमेंट कीजिए। आवाज़ मेरी पहुंच रही है? कमेंट कीजिए, मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप लोगों को? आज उदेच्या को हकारत की नज़र से देखते थे, उदेचुआ को आर्या हकारत भी। अब देखिए, उदेच्या जो जुबान थी उसको आर्या हकारत की नज़र से देखते थे। ठीक है। जिसको मगधी आप कह रहे हैं। ठीक है। जब उदेच्या को लोग हकारत नज़र से देखते थे तो प्राच्या उनके नज़दीक सबसे महबूब जुबान थी और बच गई मध्यदेश। अब मध्यदेश जुबान खड़ी बोली की जुबानें आगे बढ़ने लगी, मगरबी हिंदी की जुबानें आगे बढ़ने लगी, ये बात आ चुकी थी। अब संस्कृत का सवाल हुआ। जब संस्कृत का सवाल हुआ तो उसके बाद किस जुबान का उरूज हुआ? प्राकृत का उरूज हुआ। प्राकृत जी। और प्राकृत जो है किस दौर में आया? तो दूसरे दौर में। इसमें आया दूसरे दौर में, यानी हिंद आर्याई, दूसरा उस्ता हिंद आर्याई के दौर में प्राकृत का ज़हूर हुआ। ठीक है। अब हमें ये इल्म होना चाहिए तो उस्ता हिंद आर्याई का दौर जो है ये कब से कब तक का है? तो ये 500 कबल मसीह से सन 1000 ईस्वी कायम रहता है। ठीक है। ये हमें इल्म में आ गया। ठीक है। कह रहे हैं कि संस्कृत क्यों जवाल पजीर के शिकार हो गई? सवाल आया था ना ग्रुप में कि सब्जेक्टिव सवालात के जवाब कैसे दिए जाएं। जवाब उसी हिसाब से पढ़ाता ही हूँ
ताकि आप पढ़ें तो सब्जेक्टिव लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव के अलावा। अब ये सवाल अगर बन जाए कि संस्कृत जुबान के जवाल पजीरी पर 2 सफ़ा के नोट बनाए, जाहिर सी बात है चूंकि संस्कृत जुबान जो थी वह तबका अशराफ के लिए ख़ास हो चुकी थी। तबका अशराफ के मतलब जो ऊंचे तबके के लोग थे, जो बड़े ख़ानदान और जो बड़े जाओ हशमत के लोग थे, उन्होंने इस ज़ुबान को अपने लिए ख़ास कर लिया था। इसकी वाज़ेह मिसाल इस ज़माने में है कि आम इंसान भी बगैर ज़रूरत के इंग्लिश बोल रहा है। मिसाल के तौर पर मेरी माँ भोजपुरी बोलती है और मैं ज़बरदस्ती उनसे उर्दू में बात करूँ, पुरतकल्लुफ़ उनको मजबूर करूँ, क्योंकि माँ है ना, खुदा की दूसरी सिफत रखती है। अब वो जो है कि समझ रही है कि बेटा पढ़ने गया है, मैं जब बताता हूँ हाँ अम्मी जान ये वो फुला देखा, तो ये ख़ास हो गया ना। हमारी आधी बात उनको समझ में आएंगी, आधी नहीं आएंगी, क्योंकि मुझे तो भोजपुरी आती है, उन्हें हिंदी तो आती नहीं है या इंग्लिश आती नहीं है। इस तरह समझे तो संस्कृत, अब ये मैं समझिए कि मेरी माँ को नहीं आती है, मैं अपनी माँ की मिसाल देकर समझाया है ताकि आपका अगर नाम रखो तो हो सकता है आप बुरा ना मान जाए। तो ये है, उन्होंने क्या कर लिया, संस्कृत को अपने लिए खास कर लिया। जब जाहिर सी बात है दुनिया में सारे किस्म के लोग रहते हैं, आला तबके के भी लोग रहते हैं और निचले तबके के भी लोग रहते हैं, तो क्या हुआ फिर जब खास हो गया तो आम लोग अपनी जुबान बोलने लगे जो उनको समझ में आने लगा। यानी फितरी तौर पर जो उनकी आवाज़ें निकलती थी वह एक दूसरे से मुवासलात करते थे और कम्युनिकेशन करते थे। उस जुबान का नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, प्राकृत। क्या नाम दिया गया, प्राकृत। और जिसका ज़माना क्या ठहरा, 500 कबल मसीह था, सन 1000 ईस्वी तक। ठीक है, ये बात खत्म हुई, पूरे पैराग्राफ के प्लस। अब ये कॉल है, देखिए अभी ये कॉल आता है कभी कभी, ये किसका कॉल है कि लिसानियात का यह आम उसूल है कि जब एक जुबान मरने लगती है तो उसके बतन से दूसरी जुबानें पैदा हो जाती है। इसको लिख लीजिए, मिर्जा खलील अहमद बैग, लिख लीजिए अपने काफी में, लिख लीजिए जल्दी से। मिर्जा खलील अहमद बैग का ये कौल है कि लिसानियात का आम उसूल है जब एक जुबान मरने लगती है तो दूसरी जुबानें उसके बतन से पैदा होने लगती। जाहिर सी बात है जब एक जुबान का उरूज खत्म हुआ तो ये तो नहीं होगा कि एक बैग से खत्म हो जाएगा, फिर नए लोग आएंगे जिंदगी में, इस दुनिया में, फिर नई चीजें बोलेंगे, इस तरह होगा, ऐसा तो नहीं होता है जुबान में। तो एक चीज खत्म होती है तो मवासलात और कम्युनिकेशन तो जारी रहते हैं, तो दूसरी जुबानें पैदा होने लगती। ठीक है, चलिए यहाँ से पढ़िए इस पैराग्राफ से। जी सर। जब संस्कृत जुबान के तलफ़ुज़ क़वायद, मैं ही पढ़ूँ सर? जब संस्कृत जुबान के तलफ़ुज़, क़वायद और नहवी ढांचे में काफ़ी हद तक तब्दीलियाँ रूनुमा हो गईं, तो ये ज़ुबान बिल्कुल बदल गई। संस्कृत की बदली हुई शक्ल प्राकृत कहलाई। संस्कृत ज़बान में तब्दीली का ये अमल लिसानियात की मुख्तलिफ सतहों पर देखा जा सकता है। मसलन तलफ़ुज़ या सूतियात की सतह पर इस ज़बान में सबसे बड़ी तब्दीली ये वाक़या हुई कि इसमें मुसम्मती खोशे टूटकर मुशद्दद बन गए। इनमें तब्दीली को सूती अदगाम कहते हैं। प्राकृत में ईदगाम, सूती ईदगाम। इदगाम प्राकृत में सूती इदगाम की मिसालें बकसरत पाई जाती हैं, जिनमें मुसम्मिती गोशे का एक मुसम्मिता टूटकर दूसरे मुसम्मिते के साथ मदगम हो जाता है। इसकी चंद मिसालें ये। चलिए दो तीन चीजें मैं बताता हूँ, उसको समझ लीजिए। सबसे पहले नंबर एक, मुदगम का माना जानते हैं आप लोग? मुदगम का माना जो नहीं जानते बताइए, या जो जानते हो बताइए। आप में से किसी का इल्म में अगर मुदगम का माना हो तो मुझे बताइए, मुदगम किसको कहते हैं? मुदगम, मुदगम का माना क्या होता है बताइए। जानते? मुदगम कहते हैं एक चीज को दूसरे चीज में मिला देना, इदगाम। तो नुरानी कायदा पढ़ा होगा किसी ने तो वो जानते होंगे। मुदगम कहते हैं एक चीज को दूसरे चीज में मिला देना, बिलखुसूस आवाज के मसले में, यानी जम कर देना,
इसको कहते हैं मुदगम। मुसम्मत जानते हैं, सौत यानी आवाज, इसी को मुसम्मत कह दिया, यानी जिसको अदा कर दिया गया हो। मुसम्मत यानी जिसको अदा कर दिया गया हो, और मुदगम जिसको मिला दिया गया हो, दोनों मफूल हैं। अब समझ जाइए, सौती इदगाम यानी दो तरह के आवाज और दोनों की तलफ़ुज़ एक दूसरे से मिलते जुलती हो। अब कुछ मिसालें यहाँ दी हैं, इसको देखने की जरूरत है। देखिए, पढ़िए इसको, कम से कम 3 पढ़िए इसमें से। पढ़िए, कोई भी पढ़िए। संस्कृत, हम्म, संस्कृत में पुत्र हम्म, और प्राकृत में पुत्र ठीक है। और हाँ और पुत्र लिखा है ना संस्कृत में, जी और उसी में रा को मुखफ़फ़ कर दिया, यानी रा को जो है कि निकाल दिया है, साइलेंट कर दिया, पुत्र हो गया तशद्दुद के साथ। तशद्दुद नहीं, तशदीद के साथ मुशद्दद हो गया, यानी तशद्दुद जुल्म हो जाएगा। ठीक है, मुशद्दद हो गया पुत्र। आगे पढ़िए, ये हस्त। हस्त, जी आगे क्या कर उसको दिया, हत हद कर हत दिया। ठीक है, यहाँ देखिए, मित्र कहते हैं ना दोस्त को, इसको देखिए, ये देखिए, मित्र, को मित्र और मित्र कर दिया। ये कुछ मिसालें हैं जो आपको इल्मी तौर पर याद कर लेनी है। ठीक है, यहाँ से पढ़िए आप, इस तरह आप पढ़िए। उसका ही 1000 पढ़िए, साल 500 कबले मसीह का 1000 सने ईस्वी तक कायम रहता है। प्राकृतों की 3 शक्लें इर्तिका पजीर होती है, पहली प्राकृत, दूसरी प्राकृत और तीसरी प्राकृत। इस पैराग्राफ में दो चीज याद कर लेनी है। एक, उस्ता हिंद आर्याई का ज़माना कब से कब तक का है, इसको लिख लीजिए फौरन। 500 कबल मसीह था, 1000 ईस्वी सन। ठीक है, एक बात। दूसरी बात जो याद करने की वो है कि उस्ता हिंद आर्याई को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, तो 3 हिस्सों में कर दिया गया, पहली, दूसरी और तीसरी। इसको लिख लीजिए अपनी कापी में, तो लिख लीजिए फौरन। अब देखिए, पहली प्राकृत के बारे में क्या बता रहे हैं, वो क्या चीज़ है, देखिए। पहली प्राकृत को इब्तदाई प्राकृत भी कहते हैं। इसके ज़माने का ताजुन 500 कबल मसीह ता एक दिया है, देख रहे हैं यहाँ, यानी सन 1 कबल मसीह किया गया है। पहली प्राकृत में पाली और अशोक की कतबा, कतबा कहते हैं जो आमतौर से मज़ारों पर जो लगा दिए जाते हैं, छोटे छोटे नाम लिखकर टुकड़ों पर या जो पत्थर पर, तो वो कतबे हैं। या आज भी पुराने घरों में हाजा बिन फजल रब्बी, इसकी मिसाल ये हो सकती है। या पुराने मज़ारों पर जो पत्थरों पर नाम लिखे हुए होते हैं, वह है कि ज़ुबानों का शुमार होता है। ये दोनों प्राकृत के अव्वलीन शक्लें हैं। अब ये पूछ लिया जाए कि पाली और अशोक का जिक्र किस प्राकृत में है, तो पहली प्राकृत में है। ये आपके इल्म में होना चाहिए। ठीक है, आ जाइए आगे। अब एक सवाल ये बनेगा, पाली किस मजहब की ज़ुबान है, मजहबी तौर पर किस मजहब में इसको काम किया गया, काम लिया गया है, या मजहबी फैलाव के लिए किस ज़ुबान की किसने इस्तेमाल किया है। तो बुद्ध मजहब के लोगों ने पाली ज़ुबान को अपने मजहब के फैलाने में इस्तेमाल किया है। पढ़िए इसको यहाँ से, पढ़िए, पढ़ना पड़ेगा, पढ़िए। पाली से हाँ, पाली पढ़िए। पाली, हम्म, पाली बुद्ध मजहब की जुबान है। कहा जाता है कि बुद्ध मजहब के पेशवा महात्मा गौतम बुद्ध मुतवफ़ी 477 कबले मसीह पाली बोलते थे और उन्होंने इसी जुबान में अपने मजहब की तबलीग की और अपने पैरों को भी अपने पीरुओं पैरोकार कहते हैं ना, पैरुओं, यानी पैरोकार कहते हैं अपने मुत्तबे। पैरों, हाँ जी, को भी इसी जुबान में
बुद्ध मजहब की तबलीग और अशात की तलकीन की। पाली बुनियादी तौर पर मगध मतलब बिहार की जुबान थी, जहां बाद के दौर में मागधी प्राकृत का इर्तिका अमल में आया। बाज आलिमों का ख्याल है कि बस रहने दीजिए, मागधी का इर्तिका बस गौतम बुद्ध के बस जमाने में हो चुका। ठीक है, इतने याद कर लीजिए। अब फिर यहाँ से अब बाज़ आलिम में कई आलिम की बात आ जाएगी, तो उसको नहीं जाना अभी, इम्तिहान के तौर पर इतने याद कर लीजिए। कह रहे हैं कि पाली जुबान जो है वह बुद्ध मजहब की जुबान है। एक आपको याद कर लेना है, कई मतलब सवाल आ भी चुका है जब आप गुज़श्ता सालों में पेपर देखेंगे तो। आगे कह रहे हैं कि बुद्ध मजहब के पेशवा महात्मा गौतम बुद्ध, मुतवफ़ा भी पढ़ सकते हैं, मुतवफ़ी भी पढ़ सकते हैं। उर्दू ज़ुबान में आमतौर से लोग मुतवफ़ी पढ़ते हैं और अरबी पढ़ने वाले मुतवफ़ा पढ़ते हैं, ठीक है। और उन्होंने इसी ज़ुबान में अपने मज़हब की तबलीग की और अपने पैरुओं को भी इसी ज़ुबान में यानी बुद्ध मज़हब की तबलीग व इशाअत की तलकीन की। उन्होंने कहा कि पाली ज़ुबान में ही इसको फैलाओ और आम करो। पाली ज़ुबान आमतौर पर कहाँ बोली जाती है? तो बिहार में। मगध यानी बिहार की ज़ुबान थी। अब एक सवाल अगर ये आ जाए कि मगध किस जगह का पुराना नाम है, तो बिहार। समझ आ गया? देखिए, ठीक है। जहां बाद के दौर में मागधी प्राकृत का इर्तिका अमल में आया, इतना आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ कुछ किताबें भी हैं इस जुबान में। बुद्ध मजहब की तमाम मुस्तनद तसानीफ बशमूल धम्पत पाली जुबान में ही लिखी पाई जाती है। अब एक सवाल अगर ये आ जाए कि बुद्ध मजहब की तमाम मुस्तनद किताबें किस जुबान में पाई जाती हैं, तो पाली में पाई जाती हैं, ठीक है। ऊपर भी बात आ चुकी थी अशोक, वही बात इसमें भी है। सर मुतवफ़ा का माना क्या है? मुतवफ़ा वफात, इससे दो मतलब समझ लीजिए। तो मुतवफ़ी कहते हैं वफात पाने वाले को, यानी मरने वाले को, इसमें फ़ाइल। और जब मुतवफ़ा कहेंगे तो वफात पाना, यानी फला आदमी अल मुतवफ़ा, किसी का नाम रखिए और डेट लिख दीजिए, यानी आदमी का इंतकाल या इस आदमी की मौत इस तारीख में हुई है। समझ गए? पहली प्राकृत में कौन कौन जुबान आई थी? दो जुबान। कौन कौन? यानी दो हिस्सों में तकसीम हुई थी, पाली और बोलिए, अभी बताया। यहाँ देखिए, सिर्फ पाली प्राकृत पहले आई थी। पहली प्राकृत में क्या है? देखिए यहाँ पाली और अशोक के कतबों के जुबानों का शुमार होता है। अशोक के कतबों का जिक्र किस में आता है? पाली के किस दौर में? पहली में, दूसरी में, तीसरी में? तो पहली में ही। पाली और अशोक के कतबों का शुमार पहली प्राकृत में, ठीक है। अब आगे आ जाइए, दूसरी में आ जाइए। अब ये पढ़िए यहाँ से, पढ़िए यहाँ दूसरी से। प्राकृत हम्म, जब जब बेहैसियत जवान पर प्राकृत का पूरे तौर पर इर्तिका हो चुका तो यह अदबी मकासद के लिए इस्तेमाल की जाने लगी। यह एक आम बात है कि जब जवानी जवानी तरक्की कर देखिए, जाती ठीक है, अच्छी है, अच्छी बात है कि आप कोशिश कर रहे हैं। और मैंने आपको कहा था, सुनिए, ये बा जो है इसको बा पढ़ना है, अगर बे पढ़ देंगे तो गलत हो जाएगा माना। जब बहैसियत जुबान प्राकृत का पूरे तौर पर इर्तिकाब हो चुका तो ये अदबी मकासद के लिए इस्तेमाल की जाने लगी, ठीक है। यह एक आम बात है कि जब जुबानें तरक्की कर जाती हैं, यह नहीं लिखा है तो आप भी इस को सबाक से पकड़ सकते हैं कि कौन सा लफ्ज हो सकता है। तो इनमें जब अदबी, जुबानें हाँ पढ़िए पढ़िए पढ़िए। जब जुबानें तरक्की कर जाती हैं तो इनमें अदब में पैदा होने लगता है। चुनांचे प्राकृत के साथ भी यही हुआ। ठीक किबले है, मसीह किबले एक मसीह एक असल में 500 सन में एक कबले मसीह और के कबले हम्म, मसीह और 500 सन एस ईसवी एसोई ईसवी ईस्वी के दौरान प्राकृतें अदबी बन गईं। इनके इस्तेमाल संस्कृत नाटकों ड्रामों में भी होने लगा। इनका नाटकों में औरतें और समाज के निचले तबके के किरदार प्राकृत का ही
इस्तेमाल करते हुए पाए जाते हैं। इस तरह प्राकृत जो कुल्याती कुल्लियतन कुल्याती कुल्यतन एक आम बोलचाल की जमानती रफ्ता रफ्ता भी हैसियत अदबी अदबी हैसियत अदबी हैसियत की हासिल बन गई। चुनांचा वस्ती अदबी हैसियत हिंद की हामिल बन गई। हामिल बन गई। रुक चुनांचे जाइए, वस्ती हिंद दूसरे आर्याई पर का दूसरा पर फिर पढ़ते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए इसको। कार्य के जब बहसियत जुबान प्राकृत पूरे तौर पर इर्तिका हो चुका, यानी आम हो चुका, हर आदमी बोलने लगा उस ज़माने का, तो ये अदबी मकासद के लिए भी इस्तेमाल की जाने लगी। जाहिर सी बात है, एक नई ज़ुबान जो वजूद में आई थी, उसको जमते और उसको मजबूत होते टाइम लगा, वक्त लगा। वक्त के साथ वो अपने रफ्तार को पकड़ती गई, पकड़ते पकड़ते फिर आम और ख़ास दोनों ज़ुबानें बोली जाने लगी, सब लोग बोले जाने लगे। जब बिल्कुल ज़ुबान इस तरह आम हो गई तो फिर उसमें किताबें लिखी जाने लगी। जैसे संस्कृत के बारे में बताया था, पहले वो लोग बोलना शुरू किए, बोलते बोलते फिर वैदिक संस्कृत थी, फिर क्लासिकल संस्कृत। इसी तरह इसमें भी हुआ कि ये ज़ुबानें संस्कृत के बाद प्राकृत का इर्तिका हुआ, और इर्तिका अपने जो है कि रफ्तार से बिल्कुल जारी रहा, और होते 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 क्या हुआ कि इसमें भी किताबें लिखी जाने लगी, इसमें भी अदब पैदा होने लगता है। चुनांच प्राकृत के साथ भी यही हुआ, जैसे संस्कृत के बारे में बताया था तफसील के साथ। अब देखिए, अब अदब की ज़ुबानें चुनांचे किस तरह वस्ती अलग होती हैं आम बोलचाल से। अब इसको अदबी हैसियत तौर पर इस्तेमाल होने लगा, यानी नाटकों में, ड्रामों में इस्तेमाल किए जाने लगे। उसका इस्तेमाल संस्कृत नाटकों में भी होने लगा। इन नाटकों में औरतें और समाज के निचले तबके के किरदार प्राकृत ही इस्तेमाल करते हुए पाए जाते हैं। नाटक भी अदब का एक हिस्सा है, जैसे ड्रामा पढ़ते हैं आप 5वीं यूनिट में। और धीरे धीरे करें कुल्लियतन, यानी मुकम्मल तौर पर एक आम बोलचाल की ज़ुबान थी, रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे अदबी ज़ुबान की हैसियत इख्तियार कर गई। चलिए पढ़िए, चुनाच उस्ता चुनांचे वस्ता हिंद आर्याई का दूसरा और अदबी प्राकृतों का दौर कहलाया। अदबी प्राकृतें ये आपको याद कर लेना है, तकरीबन 500 साल ये याद कर लेना, इस लाइन को रट डालना है। उस्ता हिंद आर्याई का दूसरा दौर क्या कहलाया? प्राकृत का दौर कहलाया। चलिए, अदबी प्राकृतें तकरीबन 500 साल तक एक किबले मशी किबले 500 नहीं, सन कबले ईस्वी मसीह, कबले मसीह। कबले कबले मशी सन 500 सन ईस्वी और तेजा उदेचिया अद, अद, प्राचिया और अद, मध्यदेश, तेजिया प्राच्या और मध्य देशा मध्य देश, मध्य मध्य प्रदेश देश होता है ना, उसको पढ़िए मध्य मध्य देश। प्रदेश मध्य देश के इलाकों में मगरब मगरिबता मशरिक मगरिबता मुस्तरिक फलती मगरिब फूलती मशरिक और परवान चढ़ती हैं। मशरिक फूलती देखिए, फलती डरिए नहीं, आप और पढ़िए, आगे परवान कीजिए, चढ़ डरने की जरूरत नहीं है। हिम्मत करके अगर पढ़ने लगेंगे तो पढ़ने आ जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। हिचकिचाहट फलती महसूस है तो फूलती उसको और छोड़िए, परवान रोज पढ़िए, पढ़िए। फलती फूलती और परवान चढ़ती हैं। 500 सन ईस्वी तक पहुंचते पहुंचते इनका इर्तिका रुक जाता है और इनकी जगह अब अपभ्रंश, भरनेस अपभ्रंश। अब अब भ्रंश लेने लगती हैं। ठीक है, अब समझिए। सबसे पहले संस्कृत जुबान थी, जब संस्कृत जुबान धीरे धीरे पीछे हटने लगी तो प्राकृत आई, और प्राकृत अपने उरूज पर कायम हुई, और अपने उरूज के बाद फिर जवाल की तरफ जो है कि चली। तो जब उसका जवाल हुआ तो कौन सी जुबान चढ़ी? अपभ्रंश जन्म लेने लगी। ठीक है, तो इतना ही रहने देते हैं आज, चूँकि हम जहाँ हैं वहाँ बहुत लोग हैं, और जो है कि बहुत लोग के हमारे दोस्त जा भी रहे हैं, तो ज़्यादा देर हम नहीं पढ़ा सकते, उनको छोड़ना भी हमें। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए आप लोग।